नमस्कार। कंज्यूमर स्किन की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपसे बोलूँगा कि अपने बचपन को याद कीजिए और याद कीजिए कि अपने बचपन के सबसे सुहाने पल आपने कौन से बिताए थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं ET नाउ। हमारी इस खास पेशकश कंज्यूमर स्किन में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बचपन के कुछ दिनों को याद कीजिए तो आप कौन से दिन को याद करेंगे? आप जिन पलों को याद करेंगे और उनको देख के मुस्कुराएंगे, वो पल होंगे आपके स्कूल के, आपके अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए, कईयों के टीचर से डांट खाते हुए, कईयों के कमरे से बाहर जाते हुए, तो कईयों के टीचर से वाहवाही पाते हुए। वो कुछ दोस्त होते हैं, वो कुछ पल होते हैं जो आपको आगे जाके एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। लेकिन कोरोना काल में ये सब खत्म हो गया। पिछले 2 साल से बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, चाहे बातचीत हो जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी एक इमोशनल टच मिसिंग है। बहुत समय बाद ऐसा लगा था कि स्कूल खुलेंगे और अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो वो भी बड़े खुश थे। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बच्चों ने कहा होगा स्कूल जाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस से अब थोड़े बोर से हो गए थे। लेकिन ओमिक्रॉन ने फिर से वो दस्तक दे दी है और पेरेंट्स भी करें तो क्या करें। बच्चे अभी अनवैक्सीनेटेड हैं, अभी उनकी शारीरिक खतरा भी है, लेकिन कितना असर पड़ रहा है उनकी मानसिक स्थिति पर और कैसे इसको बेहतर करा जाए, उस पर आज हम अपनी चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, अपराजिता गौतम जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, विनय जैन CEO मैनेजिंग डायरेक्टर विटी इंटरनेशनल स्कूल, एंड मीमांसा सिंह तंवर जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ की। मैं सबसे पहले अपराजिता से बात करना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले मुझे बताइए कि पिछले 2 साल कितने मुश्किल रहे हैं बच्चों के लिए, और चाहे एक तरीके से लर्निंग तो मिल गई है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लेकिन कितनी इमोशनल ग्रोथ में आपको लगा है दिक्कत आई है बच्चों के? देखिए, ये 2 साल जो हैं, जहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से, अगर बच्चों के हिसाब से देखें, बड़ों के हिसाब से नहीं, तो बच्चों का ये ग्रोथ का टाइम होता है। और जैसे अभी आपने बोला कि एक मेमोरीज होती हैं, जो स्कूल में बिताए हुए पल होते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, जैसे वो एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं लंच ब्रेक से पहले, और कितना वेट होता है अपने लंच ब्रेक का, हम जल्दी से टिफिन खोलेंगे। ये ऑब्वियसली ये बच्चे मिस कर रहे हैं। और इन 2 सालों में घरों में, एक्चुअली घरों के अंदर भी कमरों में बंद होके रह गए हैं। अब उसका ये इफेक्ट हुआ है, जहां पर अगर मैं एज ए मदर भी बताऊं, बच्चे कहीं ना कहीं एकांतवास जिसको बोलते हैं उसको इंजॉय करने लगे हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिताने लगे हैं अपने मोबाइल पे। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके पास जो गैजेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब वो इसलिए होने लगा है क्योंकि आपकी जो क्लास होती है ऑनलाइन, वो 8 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक होती है। ऑनलाइन आपकी क्लास होगी 2 बजे तक। उसके बाद जितना भी होमवर्क करना होता है, वो जो ऑनलाइन क्लास में जो आपको मटेरियल मिला है, उसके बाद होमवर्क करके वो सबमिट भी ऑनलाइन ही करना है। तो थ्रू आउट जो 8 से 2 होने के बाद, उसके बाद 2 से 3 घंटे भी बच्चे मोबाइल पे रहते हैं। दूसरा ये हुआ है, जब स्कूल से आने के बाद जब आधा घंटा 1 घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता था, अब 99% केसेस में जहां पे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे के पास अपना एक पर्सनल मोबाइल होने लगा है। और प्लस उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे हैं, ओबीस की प्रॉब्लम हो गई है। यस, मूड स्विंग्स बहुत होने लगे। और सबसे बड़ी बात है, जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं अपने स्कूल में, अगर इन केस हस्बैंड वाइफ, जो घर में जो माहौल थोड़ा सा 19-20 होता है, आज की डेट में 2 सालों में घर में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो बच्चों को पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सेकेंड वेव में बच्चों ने, हर किसी के घर में हर बच्चे ने अपने किसी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को खोया है। ये जो एक अजीब सा एक मानसिक तनाव पूरे घर में, ये डर का माहौल छाया हुआ है, ये आज की डेट में छोटी उम्र के बच्चों को देखना पड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर विनय जैन जो कि CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विटी इंटरनेशनल स्कूल के, वो भी जुड़ गए हैं। सर, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले सवाल मैं मीमांसा सिंह तंवर से करना चाहता हूँ। मैम,
कितना एक बच्चों की जो ग्रोइंग अप स्टेज में जो होती है उनके इमोशनल वेलबींग पे और उनकी जो एक मेंटल स्टेटस जो डेवलप होता है उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके हिसाब से पिछले 2 साल में इस ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, या बाकी जो चीज़ें जो अपराजिता मैम ने भी कही उसके हिसाब से भी? देखिए, हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि हम एक बहुत बड़ी स्थिति से डील कर रहे हैं। हम समझते हैं कि एक पैंडेमिक है, कोई छोटी चीज नहीं है, और इसका हम सब पे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आया है, और वो चीज समझना जरूरी है। मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जो है इफेक्ट हुआ है, चाहे वो बड़ों का हो और जाहिर सी बात है बच्चों का भी। आप देखेंगे जो चेंजेस जो हैं बच्चों में मूड्स को लेके, नॉर्मैलिटी जो है हमारे डे टू डे रूटीन की वो चली गई है, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक सेंस ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी उनकी रूटीन में लाना, एक गोल सेटिंग जो होती है उनकी रूटीन में जो आती है, स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, प्लेग्राउंड में जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो हैं बदली हैं उस हिसाब से। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि इस समय डिजिटल मीडियम सिर्फ एक ही हमारा सोल्यूशन था, और अगर ये भी ना होता तो हम कैसे सोचते, देखते, हैंडल करते सिचुएशन को, वो भी समझना जरूरी है। लेकिन जहां हम ये देखते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक रूटीन एक दिया है, बच्चों को एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस दिया है, स्कूल में टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी वो लेकर आया है। साथ ही साथ एक डिजिटल से हम हटके बच्चों के लिए क्या और चीजें लेकर आ सकते हैं घर में, जिससे जो है हम उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर सके सही माध्यम से, वो भी देखना जरूरी है। और जहां जहां हमने देखा है कि वो चीजें हुई हैं, आप जो है घर के अंदर गेम्स जो है वो करें, बच्चों के साथ एंगेजमेंट, स्टिमुलेशन जो है, किस तरह की हम चीजों में, एक्टिविटीज में बच्चों को साथ ही साथ जो है एंगेज कर रहे हैं, एज अ पेरेंट हम साथ में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा, हम सबके लिए थोड़ा सा ज्यादा सा जो है एक एंगेजमेंट बच्चों के साथ जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो गई है, पर इस सिचुएशन को इसी तरह से जो है हम डील कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, एंड उस चीज का समझना जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम ये बात करें कि बच्चों के लिए इमीडिएट इन्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो एज लॉन्ग एज हम बच्चों को एक हेल्दी सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है, बच्चों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है हम बच्चों को दे पा रहे हैं, बच्चे अपनी मेंटल हेल्थ को जो है उस हिसाब से ठीक रख पाएंगे, और वो एज पेरेंट्स हमें देना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पर भी आपको लगता है कि बच्चे का मेंटल हेल्थ जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, बच्चे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं जो आपको नहीं समझ आ रहा, आपको उससे जो है चिंता ज्यादा बढ़ रही है, तो आप बात करें, बच्चे से बात करें, समझने की कोशिश करें कि क्या चीजें हैं, क्या चेंजेस हैं। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इवन अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उसी माध्यम से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज अ पेरेंट हम अवेयर नहीं होते कि बच्चों के साथ क्या चल रहा है, एंड यहाँ पर मीडिया लिटरेसी की जो है बात करना बच्चों के साथ उनके दोस्तों के साथ कैसी चीजें चल रही हैं। एकेडमिक तो जो इम्पैक्ट हुआ है, पर रिलेशनशिप्स जो है बच्चों के इस टाइम पे अपने दोस्तों के साथ किस तरह की कनेक्टेडनेस उनकी हो रही है, टीन एज में स्पेसिफिकली, वो सब चीजों का भी एज अ पेरेंट हमें बच्चों के साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। विनय सर, मैं आपके पास अगले सवाल को लेकर आऊँगा। कितना मुश्किल रहा है ट्वीक करना इस पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन के मेथड में, क्योंकि जब आप ऑफलाइन थे तो कई सारी चीज़ें जो थी वो आप ऐसे, बच्चा जब सब बच्चों के साथ रहता था तो बॉन्डिंग सीख जाता था, टीम वर्क सीख जाता था, लेकिन अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाना ऑनलाइन के मेथड से कितना ट्वीक करना पड़ा है हमें, कोर्सेज को, पढ़ाने के तरीकों को? देखिए, जहां तक स्कूल्स का सवाल है, भारतवर्ष में जितने भी, भारतवर्ष ही नहीं, मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड में जितनी टीचिंग कम्युनिटी है, उसने जिस तरह से अपने आप को ढाला, इमीडिएटली जैसे ही लॉकडाउन हुआ था 2020 में, इमीडिएटली टीचर जो कभी टेक सेवी नहीं हुआ करती थी, वो सभी टीचर्स ने अपने आप को टेक सेवी बनाया। अपने जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे उसे यूज कर बच्चों के घर घर तक उन्होंने एजुकेशन को पहुंचाया। तो मैं सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि टीचर्स ने अपने आप को इक्विप कर लिया, टीचर्स ने अपने एंड पर प्रेजेंटेशंस बनाए, हर वो तरीके को अपनाया जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जा सके और जिससे बच्चों का एकेडमिक नुकसान कम से कम हो। ऑनलाइन के माध्यम से हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम 100% एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हैं।
ऑनलाइन के माध्यम से पूरी जो शिक्षा हम ऑफलाइन में दे पाते हैं वो क्वालिटी और वो लेवल हम कभी अचीव नहीं कर पाते। लेकिन उसके बावजूद टीचर्स ने जिस हिसाब से मेहनत की और साथ ही साथ पेरेंट्स का और बच्चों का भी सपोर्ट मिला, बच्चों ने भी अपने आप को उस पूरे इस परिवेश में ढाला, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल गैजेट्स दिए, लैपटॉप्स दिए और जो भी होम असाइनमेंट्स दिए जाते थे पेरेंट्स ने भी उससे देखा कि बच्चे उसे पूरा करें। और हम लोगों ने किसी तरह से ये 1.5 साल पौने 2 साल का पीरियड जो लॉकडाउन का रहा, जिसमें ऑनलाइन पद्धति से ही हमें शिक्षा देने के लिए हम मजबूर थे, तो टीचर्स ने अपना काम अच्छा किया, बच्चों और उन्होंने भी किया। अब फिर लॉकडाउन लग गया है, तो मुझे नहीं लगता इन जो 2 साल की हमारी प्रिपरेशन है, इनफैक्ट 1.5 साल में हम तो और ज्यादा अच्छे प्रिपेयर्ड हो गए हैं। पूरा सिलेबस हमारे पास अब ऑनलाइन कंटेंट सभी के पास, सभी स्कूल्स के पास तैयार हो गया है। तो ऑनलाइन होने से कोई बहुत विशेष कोई नई तैयारी करनी पड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। अब राजेंद्र मैम, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था एज अ पेरेंट एज वेल कि आप बच्चों को कैसे समझाएं कि चल क्या रहा है, क्योंकि मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग भी शायद तक कई बार अब सोचते हैं कि 2 साल पहले अगर कोई हमें ऐसा कहता है कि इस तरीके का कोई वायरस आ जाएगा जो हमें घर में बिल्कुल बंद करके रख देगा, तो हम भी शायद तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए या समझाया गया है अभी तक कि पिछले 2 सालों में कि ये जो वायरस है वो क्या चीज़ है और उसके बाहर निकलने से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? उत्कर्ष जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, आज की डेट में जैसे हम ये कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है या बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हमें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए। जहां पर जब हमने बच्चों को गैजेट्स देना शुरू किया तो वो आज की डेट में मैं ऐड करना चाहूंगी वो ज्यादा टेक्नो सेवी हो गए हैं। और रही बात हमारे समझाने की, मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे आज की डेट में ट्विटर के जरिए और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, चाहे वो हमारे ओमिक्रॉन के केसेस हो, चाहे वर्ल्ड वाइड कितना केस आ रहा है, कितने स्कूल्स में आ रहा है, कितने बच्चे इन्फेक्शन में आ रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। मैं ये कहूंगी रादर माँ बाप से ज्यादा आजकल बच्चे इसकी जानकारी रख रहे हैं। यस, ये स्ट्रेसफुल होता है बच्चों के लिए, बट ये जानकारी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे इसको जो साइंटिफिक इसके एस्पेक्ट्स हैं वो भी उसको सर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जानकारी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके ब्रॉडर उसमें जाके देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, परसेंटेज कितना आ रहा है, आपका इन्फेक्शन रेट क्या चल रहा है, ये सारे के सारे आज की डेट में बच्चे देख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जहां पर टेक्नोलॉजी ने बच्चों को एक कमरे तक बंद किया है, वहीं साथ साथ मैं कई ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो अभी तक ढंग से मोबाइल को ऑपरेट नहीं करना जानते थे, बट पिछले 1.5 साल में वो इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि मोबाइल में किस तरीके से यूज करना है वो भी जानते हैं। बट हाँ, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी 2 बातें। ये सारी बातें हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उन बच्चों का क्या जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, ये बहुत बड़ा जो गैप है ना, जिसको लर्निंग गैप मैं कहूंगी ये गैप उन बच्चों के साथ है जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण से शिक्षा नहीं पहुंच रही। और इसमें मैं ऐड करती हूँ, लास्ट ईयर जुलाई में प्रज्ञता गाइडलाइंस आई थी जो भारत सरकार नीति आयोग की तरफ से आई थी। मैं माफी चाहूंगी कि उस प्रज्ञता गाइडलाइन में जबकि साफ साफ था जिन बच्चों के पास गैजेट्स नहीं है उनके पास तक शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, बट इस बात को 1.5 साल हो चुका है और आज भी जहां पर साफ साफ था कि टीवी चैनल के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से बच्चों तक घर घर शिक्षा पहुंचाई जाए। हम दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में रहते हैं और मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने भी ऐसे कुछ आप टीवी चैनल्स के साथ टाई अप नहीं किया कि जैसे वो बच्चों के क्लासरूम्स तक वो पहुंच सके। मैं ये खासकर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बात मैं उन सरकारी स्कूलों के बच्चों की बात कर रही हूँ या उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके पास गैजेट्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, जहां पे बच्चे टेक्नो सेवी हो गए हैं, यस, यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी होती है आप उसमें कहीं ना कहीं हद तक हम लोग साइबर क्राइम की बात करें वो भी बहुत बढ़ने में आए हैं। आप लोगों के पास डेटा भी होगा, यहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है ये देखना समय समय पर कि बच्चे जो वॉच करें उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना, वो बच्चों की काउंसलिंग करना इस मामले में बहुत जरूरी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोला आपने मैम, और मीमांसा मैम मैं आपके पास आऊँगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट
एक आप वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं कि दुनिया भर की जानकारी आपके पास है। कई बार क्या जानकारी सही है क्या गलत है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़, एक समय के साथ, अगर एक उम्र के साथ एक जानकारी मिलती है तो आप उसको सही तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की, जैसे अपराजिता मैम ने बात कही कि अब बच्चे बहुत टेक सावी हो चुके हैं, स्मार्ट हो चुके हैं, वो जनरेशन भी उनकी ज़्यादा स्मार्ट है। इसको कैसे कंट्रोल कराया जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपोजर है नॉलेज का, और जिसमें से कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद तक उनको उस उम्र में नहीं भी मिलनी चाहिए पर उनको मिल रही है। ये जो है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को कैसे फिल्टर करना चाहिए वो नहीं बताता, और वो चीजें वहां पर है, हम सबका रोल आता है, चाहे हम माता पिता हों, चाहे हम टीचर्स हों, एजुकेटर्स हों, हम सबको पहले अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है, मीडिया लिटरेट होने की जरूरत है, जहां पर हम ये अवेयरनेस लेकर आए कि जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो क्या सोर्स है उसका, वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। ये सारी चीजें हमें भी सीखने की जरूरत है, और यही सेम सोच जो है हमें बच्चों में भी डालने की जरूरत है। साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ हम अभी देख रहे हैं कि बड़ा है क्योंकि बच्चे ऑनलाइन है, पर ये चीजें बहुत पहले से जो है हम देखते आ रहे हैं कि वो चल रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनके बारे में देखा, जो ऑनलाइन साइबर क्राइम के जो है बच्चे जहां पर शिकार हुए थे। और इसका हमें समझना जरूरी है कि मीडिया लिटरेसी, डिजिटल सेफ्टी, ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमें एजुकेशन सिस्टम में भी लाने की जरूरत है। सो एज पेरेंट्स, हम जब बच्चों के साथ टीवी देखते हैं या हम देखते हैं कि वो मोबाइल यूज कर रहे हैं या वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें उनको ये सारी शिक्षा देने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें होती हैं, अवेलेबल होती हैं। और आजकल छोटे एज से ही बच्चों के पास मोबाइल होता है, तो जहां हम बच्चों को साइकिल देने के लिए एक उनको जो है ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं जल्दी उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के। तो ये चीज जो है हमें समझना जरूरी है कि बच्चों को वो सीख देना जरूरी है कि आप जब यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एज के हिसाब से आपको डाउनलोड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, ये आपके लिए है कि नहीं है, वो ऐसे क्यों आती हैं, इस तरह के कुछ सवाल जो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों की सोच को जो है बढ़ाए, उनको ये चीजों को क्वेश्चन करने पे जो है हम उनको जो है स्टिमुलेट करें, ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजें पेरेंट्स, टीचर्स, हम सबको करने की जरूरत है एक साथ, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर रहने के लिए है, ये सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और ये हम देख ही रहे, हमारी जिंदगी भी कैसे बदल जाती है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है, और हम सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को बोल रहे हैं पर हम बड़े भी जो है सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही करते हैं। तो एक बैलेंस हम भी अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आए, बच्चों को सिखाएं कि ये लाइफस्टाइल को हमारे इम्पैक्ट ना करें, इसको हम इंफॉर्मेशन के लिए यूज करें, इसको हम पॉजिटिव मैसेजेस के लिए यूज करें, कनेक्शन के लिए यूज करें, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है वो आउटसाइड ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। और वो रिलेशनशिप जो आप जो है वो मेंटेन करते हैं जब आप लोगों से अभी भी, अपने दोस्तों से अभी भी डायरेक्टली जब बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें, ठीक है, पर उससे अपनी लाइफस्टाइल पे चेंज ना आए, अपनी सेल्फ एस्टीम पे चेंज ना आए, सही इंफॉर्मेशन को हम ले, ये सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है हमें बच्चों को। मेरा अगला सवाल एक्चुअली विनय सर और अपराजिता मैम दोनों, आप दोनों के लिए है, पर दोनों के जो एंगल्स हैं वो थोड़े अलग रहेंगे। हमने ऑनलाइन की तो बात कर ली, ऑफलाइन अब फिर जाएंगे। माना ये जा रहा है कि फेब में हम पीक करके वापस नीचे आएंगे और तब फिर स्कूल खुलेंगे। तो एज प्रिपरेशन विनय सर, और बीच में स्कूल खुले भी थे, क्या चैलेंजेस हैं और क्या तैयारियां हैं स्कूल्स की कि जब वापस बच्चे आते हैं फिर से, क्योंकि ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जो अनवैक्सीनेटेड है, और अभी चाहे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू भी हो गया, इसमें समय और लगना है। तो किस तरह की प्रिपरेशन स्कूल्स की तरफ से है कि जब ये बच्चे आएँ तो एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेनटेन करके रखें, क्योंकि जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं ओमिक्रॉन शायद तक मार्च तक डिप हो जाए, लेकिन अब एक जो डर है, क्योंकि तीसरी वेव आ चुकी है एक बार, तो एक चौथी वेव का भी डर हमेशा पेरेंट्स में रहेगा। तो विनय सर, आपसे पहला सवाल, क्या प्रिपरेशंस हैं, और फिर अपराजिता मैम इसी सवाल के एक और एंगल के साथ मैं आपके पास आऊंगा। विनय सर, आपसे सवाल। जी, आज ही मैं सौम्या विश्वनाथन जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो WHO की सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि ये जो पूरा जो अभी कोविड का जो थ्रेट चल रहा है पिछले 1.5 सालों से,
उसमें स्कूल्स सबसे लास्ट बंद होने चाहिए थे, और जब भी लॉकडाउन हटता है तो स्कूल सबसे पहले खुलने चाहिए थे। ये उनका बहुत ही बेबाक स्टेटमेंट था उस इंटरव्यू में, जो पूरी रोल को दर्शाता है। हमारे यहाँ पर इसका उल्टा हुआ। हमारे यहाँ पर स्कूल्स को सबसे पहले बंद किया गया और सबसे लास्ट में स्कूल खोलने की कवायद की जाती है, जो कि सरासर गलत है। तो मैं सबसे पहले इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि स्कूल्स को लास्ट में बंद करें। अभी भी आप देख सकते हैं सब कुछ खुला है, लेकिन सबसे पहला अटैक होता है स्कूल्स पर कि स्कूल्स को बंद कर दीजिए, एज इफ कि कोरोना या ओमिक्रॉन है वो केवल स्कूल्स में जाकर बैठा है। ये धारणा गलत है। सेकेंड, स्कूल्स ने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली थी। महाराष्ट्र में, मुंबई में 3 जनवरी से स्कूल खुलने के आदेश दिए गए थे। सभी स्कूल्स ने जितने प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए थे, सभी स्कूल्स ने उसको पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद स्कूल्स नहीं खुले। 9वीं से 12वीं का पहले इंस्ट्रक्शन आया कि स्कूल खोल लीजिए, उसके बाद केवल 10वीं और केवल 12वीं आया, अब वो भी हमने बंद कर दिया है। तो पॉइंट ये है कि स्कूल्स पूरी तरह तैयार है, लेकिन जब कभी भी कोई क्लोजर का डिसीजन आता है तो स्कूल्स को लास्ट क्लोज किया जाए, और जब खुलने का डिसीजन आए स्कूल्स को पहला खुले। और केवल 4 लाइनें और कहूंगा जो मेरी पूरी भावनाओं को व्यक्त कर देगा, सभी जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, कि शिक्षा के मंदिरों को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, स्कूलों को बंद कर लोगों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। शिक्षा के मंदिरों को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है, स्कूलों को बंद कर लोगों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। कब तक लॉकडाउन का मजा लेते रहोगे आम आदमी? हमारे बच्चों को शरीर से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। लॉकडाउन रहा और नहीं भी रहा, जब कभी भी स्कूल्स नहीं खुलते जा रहे हैं, 2 साल का नुकसान हमारे बच्चों को दिमाग से अपाहिज बना रहा है। इट इज हाई टाइम हम केवल तब लॉकडाउन को सपोर्ट करें जब वाकई जरूरी हो, अन्यथा स्कूल्स को जल्द से जल्द खोला जाए। अपराजिता मैम, मेरा सवाल इसी पे था कि एज अ पेरेंट, क्योंकि सेफ्टी जो है बच्चे की वो भी पैरामाउंट है, ये अनवैक्सीनेटेड हैं, क्या आप एज अ पेरेंट कंफर्टेबल हैं कि बच्चों को जो है वो जल्दी भेजा जाए, या किस तरीके की श्योरिटी और सिक्योरिटी आप डिमांड करती हैं स्कूल से या सरकार से जब बच्चे वापस स्कूल में जाएंगे? जी उत्कर्ष जी, देखिए अभी जो विनय जैन जी ने कहा, मैं उस बात का सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक स्कूल को चला रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बिजनेस लॉस होता है, जिसके लिए हम भी एग्री करते हैं। बट जैसे उन्होंने विश्वनाथन के स्टेटमेंट की बात की, स्कूलों को सबसे पहले खोला जाए और सबसे आखिरी में बंद किया जाए, वो एक सिचुएशन जो होती है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। भारत वो ऐसा देश नहीं है। यहाँ पे जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जैन साहब को पता होगा, डिजिटल डिवाइड के चलते लाखों बच्चे हैं, परसेंटेज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, स्कूलों की पूरी तैयारी है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, जब हम स्कूल्स की बात करें तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। शिक्षा केवल जो सभ्य लोग हैं, जो मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनका नहीं है, हमारी वो अपने लिए नहीं है। शिक्षा सभी बच्चों के लिए होती है। और तो जहां तक स्कूल की तैयारियों की बात करें, आप अच्छे अच्छे स्कूलों में हमने देखा है हैंड सैनिटाइजर, क्या हैंड वॉश करने के लिए सोप तक नहीं है वॉशरूम्स में। तीसरी बात इन्होंने बोला शिक्षा का मंदिर, और अपना एक उन्होंने शेर बोला, मैं माफी चाहूंगी। देखिए आज की डेट में जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, और खासकर मिडिल क्लास, हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, शिक्षा और मंदिर की पुरानी वो थी, धारणाएं थी। आज शिक्षा एक व्यापार केंद्र बन चुके हैं। अंत में आती हूँ जो आपने पूछा, स्कूलों के खुलने और बंद करने से यस, बच्चों को बहुत मानसिक तनाव हुआ है। अचानक से डिसाइड होता है स्कूल कल से खुल रहे हैं। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, दिल्ली सरकार ने बोला हम दिवाली के बाद सिचुएशन देखकर स्कूल खोलने का अनाउंसमेंट करेंगे। अचानक से मीडिया वाइट आ जाती है, मीडिया को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि कल से स्कूल खुलेंगे। आप ये देखिए उन बच्चों का क्या, क्यों? क्योंकि उनको केवल स्कूल नहीं जाना, उनको नोटबुक्स भी लेके जानी है जो पूरी उन्होंने की होती है। आपको ये नहीं पता बच्चे ने की है, नहीं की है, क्या किया है। बच्चों का मेंटल स्ट्रेस देखिए अचानक से। दूसरा, विंटर्स आ गई तो विंटर की यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए। आप बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट करना होता है। ऐसा नहीं होता बच्चा घर में टी शर्ट और पैंट पहन के बैठा है और बच्चा नेक्स्ट डे स्कूल भेज दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को जब स्कूल भेज रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपनी गाड़ियों से ले जाएंगे। जो नहीं भेज पा रहा है, जिसके मदर और फादर दोनों वर्किंग हैं, वो किसी तरीके से अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहे, वो कैसे भेजेंगे?
अंत में जब हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैरियर का काम करते हैं। आज भी अगर आप डॉक्टर मिश्र जो एम्स के डायरेक्टर, उनका स्टेटमेंट देखते हैं, उन्होंने भी साफ साफ बोला है कि जो वैक्सीनेशन वाला जो है, आज ठीक है हमने ड्राइव शुरू कर दिया क्योंकि बच्चे कैरियर का काम करते हैं। अगर उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो हम भी मानते हैं, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं स्कूल बंद ही ना हो, बट अंत में मैं ये कहूंगी, जान है तो जहान है। बच्चों की शिक्षा एज ए पेरेंट मेरे लिए भी जरूरी है, बट बच्चों को बचाना जरूरी है। इसलिए मुझे इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ये देखनी है कि अगर हम बड़े सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन की जो लहर है वो जल्दी वापस से नीचे आ जाए, तभी ये बच्चे वापस स्कूल जा पाएंगे, तभी आपकी जो यादें हैं वो आपके बच्चों में रहेंगी। और इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार पालन करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। देखते रहिए 18 स्वदेश।